नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। इसके बीच में एक खबर आई है जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। मोदी सरकार ने फ्रैंकलिन ग्राहम को वीज़ा देने से मना कर दिया। अब ये फ्रैंकलिन ग्राहम कौन है? भारत क्यों आते थे? और क्या कारण है कि उनको अभी वीज़ा नहीं मिला? इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए हमने आज आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी जी। सर वंस अगेन थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी मैडम नमस्कार और आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत-बहुत नमस्कार। यस सर। सर ये अभी सेकंड इंसिडेंट ऐसा है कि जिसको वीज़ा नहीं मिला। एक मैं अभी नाम भूल गई वो लेडी हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई कुछ रिसर्च करने के लिए आई थी, इटली से बिलॉन्ग करती थी और उनको वापस भेज दिया गया था। तो सर ये जो फ्रैंकलिन ग्राहम है इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्यों उनको वीज़ा मना कर दिया गया? देखिए ये जो फ्रैंकलिन जो हैं और ये एक एक्टिविस्ट हैं और इनका जो एक्टिविज़्म है, वो इस तरह का है कि ये इंडिया में आना चाहते हैं और बार-बार आना चाहते हैं और ये आए भी हैं, लगातार आए हैं। हाँ, और इनके जो फादर जो थे जो लेट अ बिली ग्रेहम वो भी आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर इसी तरह से इंडिया में बार-बार आके और एक्टिविज़्म जो है, जो ख़ास करके एक क्रिश्चियन जो मूवमेंट जो है उसको उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। यस। सर ये जो आने वाले थे ये कोई एक प्रोग्राम था 30 नवंबर को नागालैंड में कोहिमा में। वो क्रिश्चियन कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे और फिर अभी वीज़ा नहीं मिला तो उनकी यात्रा रद्द हो गई। तो इसके खिलाफ वहाँ की जो एक पार्टी है उन्होंने भी अपोज़ किया है कि मोदी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पार्टी का नाम है एनपीपी। उन्होंने बोला है कि उनका वीज़ा क्यों रद्द किया गया। तो सर अभी इनके बारे में ज़रा आप विस्तार में बताइए दर्शकों को कि ये क्या काम कर रहे थे भारत में? अरे! सर डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। हाँ, वो ये जो आवाज़ आ रही है बार-बार वो क्लिक-क्लिक की नोटिफ़िकेशन की आ रही है ना? हाँ, आपको आपको भी सुनाई दे रही है? नहीं नोटिफ़िकेशन का आवाज़ नहीं आ रहा है। अच्छा नोटिफ़िकेशन का आपको नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, अच्छा, तो तो वो सर स्टार्टिंग से करते हैं अभी क्योंकि ना फिर हुँ, वो हुँ। एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है, 1 मिनट हाँ। 2 2 मिनट हाँ, शुरू करना हुँ। पड़ेगा। नमस्कार, फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज से लोकसभा का सत्र जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू ज़रूर हो गया है, लेकिन इसी बीच में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। मोदी गवर्नमेंट ने फ्रैंकलिन ग्राहम ये एक क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट है, उनका वीज़ा जो है वीज़ा देने से मना कर दिया और काफ़ी सारे लोगों ने इसका अपोज़ भी किया है। तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी जी। सर थैंक यू वंस अगेन आज हमारे साथ आप फिर से जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर आपने भी पढ़ा होगा ये फ्रैंकलिन ग्राहम साहब जो है वो भारत कई बार आ चुके हैं लेकिन इस बार उनका वीज़ा जो है देने से मना कर दिया गया है। तो सर इसका कारण क्या है? जी, ये अभी न्यूज़ में काफ़ी मैटर हाइलाइट हुआ है और इसमें
ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने और इनको जो वीज़ा है वो देने से मना कर दिया, और जो ये जो है एक क्रिश्चियन एक्टिविज़्म के तौर पर ये जाने जाते हैं, क्रिश्चियन इवेंजेलिस्ट फ्रैंकलिन हुँ, ग्राहम, और मोदी गवर्नमेंट डिनाइड वीज़ा टू हिम। तो इसमें जो मेन जो रीज़न है इनका, और इनके जो फादर हैं बिली ग्राहम, इन दोनों का जो एक तरह से जो कन्वर्जन मिशन है, जो इंडिया में एक तरह से काफ़ी समय से पहले से जो है वो चल रहा था, और उसी के से कनेक्ट करते हुए अ, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्शन लिया है, एक कड़ा एक्शन लिया है, और जिसके कारण जो है इनको जो वीज़ा है वो देने से मना किया है, भारत सरकार ने मना किया है। तो इस वजह से ये चीज़ें मीडिया में आई हैं कि जो इतने दशकों से सो मैनी डिकेड्स जो कन्वर्जन की जो एक्टिविटी है वो किस तरह से इंडिया में चल रही थी, खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये काफी जाते थे, और हुँ, अभी भी पार्ट जो चल रहा है वहाँ पे जो नागालैंड के कोहिमा में जंक्शन था उसके लिए ये आ रहे थे, और इनकी प्रीवियस जो भी एक्टिविटीज हैं उनको देखते हुए एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने मना किया है कि आप जो है भारत में नहीं आ यस सर। सकते। सर ये काफ़ी दशकों से काम कर रहे हैं भारत में, काफ़ी बार वो आ चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन सर उन्होंने कुछ डिसाइड किया था 1980s से कि भारत में लगभग 1000 चर्च वो बनाएँगे। जी, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये चीज़ डिसाइड की थी कि जो चाहे कोई सहायता के नाम पे, एड के नाम पे, या फूड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर, या अदर कोई भी मटेरियल, कोई भी किसी को जो आर्थिक सहायता है उसे देने के नाम पर वो इस तरह से जो है क्रिश्चियन टी को बढ़ाने के लिए जो भी वो कुछ कर सकते हैं वो करें, और जो और उसमें जो है इन्होंने ये कहा कि लगभग हम जो हैं लगभग 1000 से ज़्यादा जो चर्चेज जो हैं उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे भारत में, और ये इनका जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये 1980 में ये डिसाइड किया था ये चीज़, और उसके बाद ये चीज़ें आगे एक मूवमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, और जो एक नॉर्थ ईस्ट में जो एक समस्या है जो आपस में, और कहीं न कहीं जो आपसी जो सामाजिक समरसता का जो सौहार्द है वो खराब हो रहा था इस तरह के एक्टिविज़्म के कारण से। तो ये भारत सरकार ने बड़ी सोच समझ के और विचार पूर्वक ये डिसीजन लिया है, ये भारत और भारतीयता के हित में लिया है, क्योंकि आप किसी भी अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसके लिए मदद के नाम पे अब वो तो चूंकि उस समय उसकी मजबूरी का फायदा आप उठा रहे हैं, उसका कोई उसकी स्वयं की तो कोई इच्छा है नहीं है, कहीं ना कहीं आप उसको किस तरह से लालच देकर, या उसको उसके जो है उसका फ़ायदा उठाकर, उसके इमोशंस का फ़ायदा उठाकर जो आप इस तरह से और उसका धर्म परिवर्तन के कार्य में, उसके कन्वर्जन के काम में जिस तरह से लगे हुए हैं, हुँ, तो ये एक कड़ा डिसीज़न भारत सरकार की तरफ से, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये लिया गया है। ये वाक़ई में एक दूरदर्शी पहल है, और इस तरह के जो भी लोग हैं जिन जिन पर भी उन पर निश्चित रूप से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नज़र रखी जा रही है, और पिछले कई सालों में लगातार इस तरह के जो भी एनजीओज़ हैं उन पर भी एक निश्चित रूप से नज़र रखने के बाद उन पर कार्रवाई लीगली जो भी भारत सरकार के माध्यम से कड़ी से कड़ी हो सकती है, चाहे उनके खाते फ्रीज़ करना हो, चाहे उनके लाइसेंस रद्द करना हो, ये सारी चीज़ें भारत सरकार के द्वारा हो रही हैं, और ये यस, निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। यस सर। सर इनके जो पिता हैं, वो भी भारत में आते रहे हैं और शुरुआत उसकी शायद 1950s में हुई है। वो जवाहरलाल नेहरू जी से मिले थे, ये फ्रैंकलिन ग्राहम के पिता। और उसके बाद ही फिर ये इनका जो मिशन है वो यहाँ पे शुरू हुआ। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में आ रहा है। हाँ, जो इनके जो फादर थे वो काफ़ी पहले से जो नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है वो एक तरह से अंग्रेज़ों के टाइम से ही ये चीज़ें शुरू हुई, और उसमें जिस तरह से वहाँ जो कन्वर्जन है वो मास के रूप में वहाँ पर हुआ, और उसके बाद फिर ये लोग भी वहाँ से यूएसए से लगातार वहाँ के जो भी पैस्टर हों, या जो भी वहाँ के
इस तरह से प्रीचर हैं वो आ आके और मास लेवल पे, क्योंकि जो भी ये जो रिलीजन की को कन्वर्जन कराने की जो एक्टिविटी है, ये किसी ना किसी को एक प्रलोभन देके या लालच देके या उन्हें एजुकेशन दिलाने के नाम पर हो, या उन्हें कोई कुछ आर्थिक सहायता दे देने के नाम पर हो, तुरंत जो रिलीफ जो होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से एक आप पूरी तरह से तो किसी को बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो एक तुरंत की जो एक बेनिफिट करने जैसी चीज़ें लगती हैं, जो एक आसानी से, तो उसके कारण एक गरीब आदमी को जो एक होप दिखती है कि ये शायद मेरी इस तरह से मदद करेंगे। हालाँकि कुछ समय के बाद वो जो एड होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि लास्ट में इंसान को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है और अपने अपनी रोज़ी-रोटी या अपने जो भी उसका ज़िम्मेदारियाँ हैं वो खुद ही सँभालनी पड़ती हैं। लेकिन यस। शुरुआत में एक आम आदमी को, गरीब व्यक्ति को ये लगता है कि मैं इनके पास जाऊँगा और उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाने के बाद ये इस तरह से उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, और इसी तरह से ना केवल ये, बाकी और जो भी संस्थाएँ हैं या जो भी लोग हैं, उन पर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। और ये निश्चित रूप से ये एक आम भारतीय जो है उसके हित में है कि उसकी भावनाओं का कोई इस तरह से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, जिससे कि उसका धर्म परिवर्तन हो जाए। आपको मदद करनी है, आप उसकी आर्थिक मदद करिए, सहायता करिए, अच्छी एक्टिविटीज़ करिए, रिलिजन को चेंज कराने की आपको क्या आवश्यकता है? लेकिन चूँकि ये इनकी शुरुआत तो यहीं से होती है कि आप सभी पापी हैं और आपने पाप किए हैं, और इस तरह की जो भी इनकी जो जो भी साइकोलॉजिकल चीज़ है, उससे फिर भारत का जो आम भारतीय है वो और डर जाता है। तो हुँ, लोगों को भय दिखाकर इस तरह से और उनका जो धर्म परिवर्तन है, तो यस, एक ये जो साजिशन जो चीज़ें की जाती हैं, वो सारी चीज़ें इस तरह के लोगों के द्वारा की जाती है। तो निश्चित रूप से ये कड़ा कदम जो उठाया गया है, ऐसे कदम ज़रूर और अधिक संख्या में और उठाने चाहिए। यही यही हमारी भी भारत सरकार से निवेदन है, उनसे प्रार्थना है। यस सर। सर 1984 में ये फ्रैंकलिन साहब आए थे भारत और उन्होंने तब फाउंडेशन स्टोन रखा था। उसके बाद 2020 तक इनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम किया, पर्टिकुलरली जिसकी बात हम कर रहे हैं धर्मांतरण की, साथ-साथ उन्होंने 1012 चर्चेस बनाए, 12 बाइबल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया बनाए। जी, देखिए ये इस तरह की जो एक्टिविटी जो है इसमें जैसे पहले भी कहा कि इन द 1980s हुँ, एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन हैड अनाउंस्ड द प्लान्स टू एस्टेब्लिश 1000 चर्चेस। तो ये ऐसा नहीं है कि वो केवल कह के रह जाते हैं, वो उस चीज़ को पूरी तरह से कर रहे हैं। और आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, इंडिया का ऐसा कोई पार्ट नहीं बचा है कि जहाँ पर चर्च ना हो, या इस तरह से, क्योंकि जब अंग्रेजों का भी एक दौर था, तो चाहे आप किसी भी जिले में देखिए, वहाँ की जो भी सिविल लाइन्स एरिया होता था, वो एक तरह से वहाँ पर सभी जगह चर्च रहते ही थे, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी रहते थे, और कहीं न कहीं अंग्रेजों से लाभ पाने के लिए या उनकी सोसाइटी से अटैच करने के लिए उस जिले का जो भी संभ्रांत व्यक्ति, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, तो वो भी उनके करीब आने के लिए उन इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को पढ़ाया करता था, और वही परिपाटी आज भी उसी अनुसार चल रही है यस। कि अच्छे स्कूल हैं और भी हैं, लेकिन उनमें ना भेजकर एक विशेष जो एक मानसिकता जो है, एक आइडियोलॉजिकल जो है कि उन्हीं के जो मिशनरीज स्कूल हैं, उन्हीं में हम अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। तो अब ये इंडिया का जो भी एलीट क्लास है, ये तो उसको खुद को सोचना है कि हम कितने लंबे समय तक और गुलामी करना चाहते हैं इन लोगों की। क्योंकि आप अपने जो है क्योंकि आपके रिलीजियस एथिक्स और उनके रिलीजियस जो भी एथिक्स हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंशिएशन रहता है। हुँ, तो ये तो ये तो जो मास लेवल पे जो भारत का या इंडिया का जो कल्चर है, उसको समझने वाले इस डिफरेंशिएशन को समझते हुए आगे निश्चित रूप से कदम उठाएँगे। क्योंकि इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, वो यही चाहते हैं कि किस तरह से जो है इंडिया का रिलीजियस कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हो, और उसके बाद जो है इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो खतरे में रहे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो भी डिपार्टमेंट भी रहता है सिक्योरिटीज़ का, तो वो भी
बार-बार इस तरह की रिपोर्टों को भेजते हैं। चूँकि पहले की सरकारों में इन पर कभी कार्रवाई नहीं हुई और ये भी इस तरह के आरोप हमेशा लगते रहे कि नेहरू गांधी फैमिली से इनकी बड़ी नज़दीकियाँ रहीं, तो जिसके कारण भी अ, इनकी कहीं कोई इनके खिलाफ कहीं से कोई क्योंकि जो नागा जो एनपीपी जो पार्टी है या जो वर्तमान में भाजपा सरकार के साथ वहाँ नागा पीपल्स फ्रंट जो है काम कर रहे हैं, तो उन इन दोनों में ये चीज़ें है कि वहाँ से अगर आवाज़ें उठती भी हैं, तो वो कहीं न कहीं वो उस तरह से एक सेंसिटिव इश्यू के साथ वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाईं और इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन पर जो है कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। ये पहली बार है जब इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। ये सर। दूसरी बात सर, नो डाउट ये जो है कन्वर्जन में है, उनकी जो संस्था है वो काम तो कर रही है एजुकेशन के नाम पर, राहत के नाम पर। और दूसरी बड़ी बात सर, ये जो फ्रैंकलिन ग्राहम साहब है, उन्होंने हिंदुओं के लिए भी बहुत कुछ बोला है। कुछ अभी जो है उसमें उन्होंने बोला है कि नो एलिफेंट्स विथ 100 आर्म्स कैन डू एनीथिंग फॉर मी। ऐसा भी एक है, कुछ कहा। कुंभ मेले के बारे में भी उन्होंने टीका टिप्पणी की है। तो ही इज ऑलवेज मॉकिंग हिंदू रिलीजन। हाँ, ये चीज़ जो है वो जो फ्रैंकलिन ग्राहम है, ही ऑलवेज़ मॉक्ड हिंदुइज़्म। तो इनका जो भी रिलीजियस एक वो रहता है सेंटिमेंट्स, वो इस तरह से एकदम कन्फ्रंटेशन में रहता है और उसमें खास करके इन 2010 2010 में उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था यूएसए टुडे को ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो ही मॉक्ड द हिंदुइज्म रिलीजन और उनके कई सारे जो हमारे जो गॉड जो हमारे जो भी हिंदू देवी देवता हैं उनके बारे में और उनकी अलग-अलग जो भी चाहे हम चाहे हिंदू देवी देवताओं के उनके चाहे वाहन हों, चाहे उनकी कोई भी विशेषताएँ हों, उनके बारे में वो एक तरह से जो भी उन्होंने मज़ाक चीज़ें कहीं तो जिससे कि और चाहे जो कुंभ के बारे में भी उन्होंने जिस तरह से कहा कि ये तो एक मूर्ख बनाने की लोगों को मूर्ख बनाने का इस तरह से एक आयोजन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कहीं न कहीं इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे भारत में भारतीय एकदम मूर्ख हैं और यहाँ के लोगों को एक गिल्ट में डाल देना कि देखिए आप कुछ भी नहीं हैं। यस। और हाँ, इस तरह से यहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ना एक उनका एक एक सीधा एक गोल ये रहता है कि यहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ा जाए। अब उसमें हम्म। चूँकि जो सबसे पहले जो ऐसा व्यक्ति है जो रोज़ाना की अपनी आर्थिक तंगियों से गुज़र रहा होता है, तो वो इस तरह के लोगों की बातों में आ जाता है। और उसके यस। कारण वो कहीं न कहीं ऐसे लोगों से अटैच हो जाता है कि शायद ये कहीं सही कह रहे होंगे क्योंकि मेरी स्थितियाँ शायद इस कारण ऐसा हो सकती हैं। और इस तरह वो चीज़ें आगे होती हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए इस तरह का केवल एक प्रलोभन मात्र देना होता है और उसके बाद फिर उन्हीं लोगों को ये एक तरह से छोड़ के फिर नए लोगों की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो होता रहता है, वो आगे चलता रहता है और इसी तरह से इन्होंने पूरे इंडिया के जो गरीब लोगों को इस तरह से टारगेट करते हुए आगे बढ़ाया है। तो ये इनसे ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहने की निश्चित रूप से ज़रूरी है और हमारा जो भी एलीट क्लास है, जो बेवजह केवल एक इंग्लिश एजुकेशन देने दिलाने के नाम पर और केवल इन्हीं की मिशनरी स्कूल में भेजकर अपने बच्चों का जो है वो भविष्य जो है खतरे में डालते हैं, उनकी मानसिकता को खतरे में डालते हैं। उन्हें भी निश्चित तौर पे इस बात को समझना होगा कि हम्म। अ, कि अपनी सभ्यता के माध्यम से और अपने अपनी संस्कृति से क्योंकि जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे शब्दों को सिखाया जाता है जिस सभ्यता में निश्चित रूप से इससे अच्छा कहीं नहीं है। अगर आप रिलीजियस स्कूलों में अपने स्वयं के स्कूलों में नहीं डाल सकते तो कम से कम गवर्नमेंट के जो भी स्कूल हैं जहाँ एक मानक रहता है हर चीज़ का कम से कम आप उनमें पढ़ाएँ। और निश्चित रूप से अपने 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 जो भी कल्चर है उसको बच्चों तक पहुँचाते हुए रोज़ाना जो भी अपनी खुद की पुस्तकें हैं, उन्हें निश्चित तौर पे 1 पेज या 2 पेज बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाएँ, तो जिससे वो निश्चित रूप से आगे कुछ और अच्छा सीखें। यस सर। इतना ही नहीं सर, जब कोविड का जो पैंडेमिक आया था, उस दौरान भी इनके ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सारे लोगों को कन्वर्ट किया, ऐसा एक आरोप लगता है।
और सर एक वीडियो भी आ रहा है उनका, जिसमें ये फ्रैंकलिन जो है वो बात कर रहे हैं कि एज कोविड क्लेम्स थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया कम टू नो द लिविंग ऑफ सेवियर, ऐसा कुछ है मतलब जॉइन अस इन प्रेइंग द पीपल ऑफ इंडिया कम टू अस, इस तरह का कुछ एक वीडियो है। तो ये भी सर देखिए सर, जब कोविड से पूरी दुनिया त्रस्त थी, ये लोग इस तरह का काम कर रहे थे। देखिए, इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो इस तरह के जब इवेंट चलाते हैं, तो उनका पर्पसफुली वो होता है, उसमें किसी की मदद करना या किसी को दया देना या उसके या जो मजबूर जो लोग हैं, उनके घावों पे कोई मरहम लगाना, इस तरह का कोई पर्पस नहीं होता है। हम्म। उन्हें 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 हर एक, चाहे कोई बीमारी हो, महामारी हो, किसी के घर की कोई त्रासदी हो, उसमें उनका केवल एक गोल ओरिएंटेशन रहता है कि किस तरह से इनकी चीज़ों का फ़ायदा उठा के और हम इन्हें तुरंत कन्वर्ट करें। तो हम्म। ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब जो है ये स्पेशली ये जो है, जो अब अभी जो एक्टिविटी है, ये नागालैंड में हो रही थी। और इनसे जुड़े जो और ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वहाँ का नागालैंड जॉइंट क्रिश्चियन फोरम हो, और चाहे एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी हो, चाहे वहाँ के सीपीओ चाकसांग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो। और दुख की बात ये है कि वहाँ की जो नागालैंड की प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, और उसने भी अपने जो है डिसअपॉइंटमेंट एक एक तरह से एक्सप्रेस किया है कि ग्राम का आपने क्यों इस तरह से कैंसिलेशन कर दिया वीजा का। तो कहीं न कहीं हमें ये थोड़ा-सा इस बारे में थोड़ी गंभीरता अपनानी होगी कि क्योंकि एनजेसीएफ जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और फ्रैंकलिन को बुलाया, तो उसमें मतलब जो एक फेलोशिप के नाम पर या इस तरह के, और उसका एक वो बड़ा अच्छा वो कहते हैं कि हम तो एक यूनिटी के नाम पे और प्रेयर के नाम पे, वर्शिप के नाम पे, इस तरह से। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं एक तरह से बड़ा स क्योंकि आम व्यक्ति जो होता है, वो इस तरह से कन्फ्यूज़न में आके, और क्योंकि वो सोचता है कि भाई ये तो बड़े अच्छे शब्द हैं, हम यस। पूजा करेंगे, हम एकता का संदेश देंगे। लेकिन ये नहीं पता होता है कि उसके पीछे से चीज़ें किस तरह से होती हैं। शुरुआत में आप उनके साथ जुड़ जाइए, तो फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करते हुए, और वो लेके इस आपको एक दूसरी ही दुनिया में लेके जाते हैं। और वो ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर आप अपने ही समाज के, अपने ही देश के जो दूसरे हिंदू धर्म हो या अन्य धर्म हो, उनके साथ वो कहीं न कहीं एक जो विद्वेष की भावना या तोड़ने वाली जो भावना होती है, उसका एक अतिरेक में पहुँचा देते हैं। यस। इसे क्योंकि इसी तरह की एक क्रिमिनल एक्टिविटी भी गुड़गाँव में देखने में आई थी, जिसमें एक अपराधी ने जो क्रिश्चियन कन्वर्ट होने के बाद, कई अ, और कई कई जो क्राइम्स की एक्टिविटी में उसने इसी वजह से, और बाद में जब पता चला तो उसका उसका केवल यही बाद में पता चला कि वो जो है दूसरे उनको लोअर सिखाया गया, जिसके कारण वो इस तरह से बढ़ पाया। तो निश्चित रूप से हमें ये फिर हमारी जो भी एजेंसीज़ हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक चिंता की बात बनती है कि इस तरह के जो लोग हैं, फिर वो किस तरह से अ अतिरेक वाली स्थिति में पहुँच जाते हैं मोस्ट, और उसकी वजह से जो है एक क्राइम की जो है स्थिति बन जाती है, और उसमें भी उन्हें काफ़ी मेहनत करनी होती है इन तरह की चीज़ों को। क्योंकि जब एक मास लेवल पे, जैसे नागालैंड में ही जो है, जो इन आपस में इन पार्टियों के बीच में जो मूवमेंट जो हो रहा है, तो वो नागा आइडेंटिटी को कहते हैं। लेकिन नागा आइडेंटिटी में भी जो रिलीजियस आपस में जो कन्फ्रंटेशन है, और चीज़ें जो इन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में बन गई, जिसके कारण उस स्टेट की जो सिचुएशन है, वो काफ़ी लंबे समय तक इस तरह से रही कि जिसके कारण कि वहाँ डेवलपमेंट रुका रहा। आज यस। निश्चित रूप से हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव रहते हैं, वो जाते हैं, और इसके कारण इन सभी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने हथियार डाले और नए मुख्य धारा में भारत की में जुड़ने की कोशिश की है, तो वो उनके प्रयासों का ही एक नतीजा है। तो आगे जो भी है, तो उसके लिए हमें निश्चित तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि वो जो है डिसीजन जो है वो और अच्छे लेंगे। यस। सो एनीवे सर, इन द एंड हम यही कहेंगे कि भारत या पर्टिकुलरली हिंदू
कम्युनिटी के ऊपर जिस तरह के ये दोनों तरफ से आघात हो रहे हैं। एक तो ये क्रिश्चियन कन्वर्जन भी है और दूसरी तरफ हम जानते हैं पीसफुल कम्युनिटी किस तरह से काम करती है। सर अभी जैसे ये जो फ्रैंकलिन ग्राहम है उनके फादर जो है बिली ग्राहम, वो हमेशा उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते थे कि देयर इज ओनली वन होप, दैट इज व्हाट थ्रू जीसस क्राइस्ट। तो ये उनका खुद का स्टेटमेंट ही दर्शाता है कि किस मानसिकता से ये लोग यहाँ आए और हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है भारत का, वहां पे इनका काम कैसे चल रहा है। तो ये सबको सोचने जैसी बात है। और जैसे भारत सरकार ने अभी एक एक्शन लिया है उनका वीजा रद्द करके या वीजा डिनाय करके, वो एक छोटा सा पहला कदम है जो भारत के हिंदुओं को इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, आज हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। और सभी दर्शकों को हम जाने से पहले कहेंगे कि आज का ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सर वंस अगेन, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।